हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम अंशुमन और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का सीरीज जिसमें हम लोग पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल्स। इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 को अभी हमने नहीं किया है जिसमें हमने सिटीजनशिप को देखना है। और पार्ट 3 में हमने पूरे फंडामेंटल राइट्स को राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमने बहुत अच्छे से देखा। और हमने पिछले क्लास में पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टार्ट कर दिया जिसमें हमने कुछ स्टार्टिंग के आर्टिकल्स जैसे कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है और 39 में क्या है, इसको हमने देखा। अब देखिए आर्टिकल, अभी जो इसको हम लोग पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले और उसमें फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमारा कोशिश क्या रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल में ये पता लग जाए कि आपका क्या दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, खास करके मैं स्टेट पीसीएस का ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिविल सर्विसेज यूपीएससी की बात नहीं हो रही है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का जो है पैटर्न थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। स्टेट पीसीएस की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट आपसे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वंस अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं कि इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में अंदाज लगा सकते हैं कि ये वाला जो है वो इस आर्टिकल से रिलेटेड होगा। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जैक्ट आर्टिकल ना याद हो, फिर भी आपको एक अच्छा ग्रिप रहेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे और आप किसी भी क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसको नैरो डाउन कर सकते हैं राइट ऑप्शन तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी जो पढ़ते हैं पहले उसको पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं क्योंकि इसी सीरीज के थ्रू आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो जाए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, यही हमारा कोशिश है। तो चलिए हम लोग अगर जो भी इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं, रिवीजन वाले पार्ट को, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस पार्ट को स्किप नहीं करें क्योंकि इससे आपको काफ़ी रिवीजन करने को मिलता है। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जल्दी से आप रिवाइज करिए कि आपको कितना सारा चीज़ इसमें से याद है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 क्या बताता है कि इस पार्ट 3 में जहां पर भी वर्ड यूज होगा, स्टेट वर्ड जो भी यूज होगा, तो उसका मतलब क्या है। स्टेट से हम लोग क्या समझते हैं, स्टेट का हमने देखा था कि बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन था जिसमें कि आपको यूनियन गवर्नमेंट भी आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आ जाता है, पंचायती राज हो, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, इसके अलावा कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम करती है, तो उसको भी हम लोग जो है एज अ स्टेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और भी इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने देखा कि स्टेट क्या होता है। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा अबाउट जुडिशियल रिव्यू, कि अगर कोई भी आपका लॉ बनता है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है जो कि आपका इन कॉन्ट्रावेंशन या वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू बैठा सकती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकती है कि ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला हुआ है जुडिशियली रिव्यू करने का उस लॉ को, और ये किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल 13। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया था कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है और इस 6 फंडामेंटल राइट्स को हम लोग ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए। सबसे पहले क्या है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट इज आपका जो रिट वाला राइट होता है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि आप जो है रिट इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके। ठीक है, अब देखिए राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपको ओवरऑल एक राइट मिला हुआ है। अब इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं आपका 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे आर्टिकल्स जो है क्या इंश्योर करते हैं कि आपको हर तरह का इक्वालिटी इस कंट्री में मिले। ठीक है, 14 क्या इंश्योर करता है कि आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब आप जो भी लॉ अप्लाई होता है वो सबके लिए जो है वो समान लॉ हो, सबके लिए एक ही लॉ होता है। और दूसरा एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव थॉट क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो एक तरह के लोग हैं, जो सेम लेवल के लोग हैं, जो सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, उसमें से हो सकता है कि कुछ डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हो, तो आपको इक्वल जो रहता है उन पर इक्वल लॉ अप्लाई होना चाहिए, लेकिन अनइक्वल पे इक्वल लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये सब कंसेप्ट जो है ईबीएल और ईपीएल जो है आपके आगे फर्दर आर्टिकल 15 में भी आपको देखने को मिलता
है, 16 में भी देखने को मिलता है। 15 में कैसे है, आपको पता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है बेस्ड ऑन RRCSP, हर बार हमने रिपीट किया है, अभी भी आपको याद है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर आप पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। सेम 16 में क्या है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात हुई है, 17 में बात हुई है अनटचेबिलिटी की, एंड 18 में जो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये सारे आर्टिकल्स जो है वो किसके तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं क्योंकि हमने हर क्लास में इसको रिवाइज किया है, तो अब थोड़ा टाइम कम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद राइट टू फ्रीडम में आ जाएं, तो फ्रीडम में सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 19, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अंदर आपको विद इन आप देखेंगे तो आपको टोटल जो है इसमें करीबन 6 राइट्स है। 6 राइट्स में हमने देखा है कि कैसे आपको प्रेस का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें प्रेस का भी आ जाता है। फिर हमने देखा कि आप असेंबल कर सकते हैं, फिर आप किसी तरह का कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में जाके घूम के आ सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी पार्ट में इंडिया में जाके रिसाइड कर सकते हैं। और आपको लास्ट में था दैट वाज प्रोफेशनल राइट। ठीक है, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज आर अंडर राइट टू फ्रीडम। उसके बाद आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर आर्टिकल आप सॉरी राइट टू फ्रीडम में लास्ट आपका तो हमने 19 बोला, 19 के बाद सॉरी इसमें 20 भी है। 20 आपको क्या बोलता है, इन केस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन की बात होती है कि आपको 3 चीज़ों से बचाया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर अगर आपको कन्विक्ट किया गया है, डबल जेओपार्डाई आपके साथ नहीं हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको खुद के खिलाफ एक सबूत जैसा पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको आर्टिकल 20 में देता है। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपको पता है इसमें जो है आपको सिर्फ इसमें हमने देखा था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ PEL, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज हमने ऑलरेडी देख रखा है। आर्टिकल 22 में क्या था आपको पता है, इन केस ऑफ आपका डिटेंशन, इसमें हमने देखा था प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव के केस में आपको क्या क्या राइट्स है, प्यूनिटिव के केस में आपको क्या क्या राइट्स है, ये सारे हमने बहुत अच्छे से देखा है। अभी फिर यहाँ पर रिपीट करने का जो है उसको ज़रूरत नहीं है, आप जाके उस जो है लेक्चर में देख सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हमने देखा था 23 में क्या था कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर आप जिसको बोलते हैं, वो आपसे नहीं कराया जा सकता है। और 24 में क्या था कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, किसी भी तरह का चाइल्ड लेबर हमारे कंट्री में प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो है आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए, 25, 26, 27 एंड 28। 25 में क्या था आपको पता है, दिस वॉज अ पर्सनल राइट। आपको हम फिर से याद दिलाते हैं, CPPP, C मतलब कॉन्शियस, P मतलब आप जो है प्रोपगेट, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, ये तीनों चीज़ का राइट आपको मिलता है। 26 में आपको क्या था, इस वाला कलेक्टिव राइट था कि आप कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी अपने को होल्ड कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट, या आप किसी भी तरह का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको जो है यहाँ पर देता है। उसके बाद हमने देखा था प्रैक्टिस रिचुअलिस्टिक्स, एंड उसके बाद टैक्सेशन से आपको बचाता है। एंड 28 वॉज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बस आपको एक बार दिखाने के लिए कि आपको जो चीज़ आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हमने पढ़ा था 29 एंड 30। 29 में क्या था कि आप अपने डिस्टिंक्टिव कल्चर को आप तो है जो है वो बचा सकते हैं थ्रू आप जो भी काम करना चाहें उसके लिए, ठीक है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि दिस इज अवेलेबल टू माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज। और माइनॉरिटीज हम लोग किस तरह की माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह की माइनॉरिटीज है, वन इज रिलीजियस एंड अदर इज लिंग्विस्टिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो डिवीजन ऑफ स्टेट्स हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो किसी स्टेट में अगर कोई लोग मेजॉरिटी कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है, माइनॉरिटी कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है, तो वहाँ पर दे आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, चलिए 30 में क्या था, वॉज मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो आप मेंटेन करना चाहते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग योर डिस्टिंक्टिव कल्चर, तो उसमें जो है गवर्नमेंट आपको क्या क्या देगी, क्या क्या राइट्स है आपको, ये आपको आर्टिकल 30 में दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ हमने देखा 29 एंड 30। देन इज वॉज 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज के बारे में हमने बहुत देखा कि अगर आपको आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट जुरिसडिक्शन इशू करा सकते हैं। इसके बाद हमने आर्टिकल 33, 34, 30 जो है 35, इसको भी बहुत अच्छे से देखा है, आप जाके देख सकते हैं एक बार, अगर आपको दोबारा देखना है तो। उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज पार्ट 4 में। देखिए पार्ट 4 में हमने स्टार्ट किया कि दिस इज कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी कहाँ से इमर्ज किया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 45 ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इसको लिया गया है। और यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एम एट इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे पार्ट 3 को, तो सारा चीज आप देख रहे होंगे वहां पर पॉलिटिकल जस्टिस की तरफ हो रहा है। जैसे आपको आपसे कुछ छीना नहीं जा सकता है, आपको पॉलिटिकल राइट्स दिया जा रहा है, ठीक है, आप कुछ चीज क्लेम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल पॉलिटिकल जस्टिस जो कि
आपका फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट बहुत हद तक आपका जो है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी और सोसाइटी को आप बोल सकते हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको उसमें बहुत सारा प्रोविजंस नहीं है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल जस्टिस आपका, आप एज अ सिटीजन आपको जो राइट्स मिलता है दैट इज ऑल अंडर पॉलिटिकल जस्टिस। तो फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करता है। वहीं अगर आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब जैसे अभी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 38, 39 में कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, एक पर्सन के पास सारा पैसा नहीं होना चाहिए, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ क्या है, दीज ऑल पॉइंट टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो आपको अगर पॉलिटिकली ग्रो करने का मतलब आपको मौका मिल रहा है थ्रू फंडामेंटल राइट, लेकिन डीपीएसपी इंश्योर करता है कि आपको इकोनॉमिकली भी आपको फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले कि आप पूरी ढंग तरीके से आप एक सोसाइटी डेवलप कर पाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि देखिए दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ा था कि डीपीएसपी जो है आर अफर्मेटिव डायरेक्शंस, ऑन दी अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। ये भी क्या था कि डीपीएसपी जो है वो देख रहे हैं आप अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब क्या हुआ कि स्टेट को बोला जा रहा है कि आप ये सारे काम करिए। ये आप अगर वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो हर जगह लिखा रहेगा द स्टेट शैल। यहां पर देखिए अगर आप पढ़ेंगे डीपीएसपी, आपको बताते हैं, अगर बेसिक अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो लिखा होगा द स्टेट शैल, हर जगह द स्टेट शैल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टेट को ये काम करना चाहिए, करना चाहिए का वर्ड होता है। और फंडामेंटल राइट आप जब भी पढ़ें तो उसको क्या हम लोग देखें कि वो मैक्सिमम टाइम में जो है क्या वो नेगेटिवली वर्डेड है। नेगेटिवली वर्डेड का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली वर्डेड का मतलब क्या होता है कि आपका वो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है ऑन स्टेट। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट मतलब क्या कि स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट नहीं बन सकता है, मतलब जो चाहे वो मर्जी किसी भी सिटीजन के साथ कुछ करे, ये पावर जो है स्टेट को नहीं दिया जाता है। और ये किसके थ्रू रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, फंडामेंटल राइट। तो आप फंडामेंटल राइट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमेशा जो वर्डिंग्स है वो नेगेटिव वे में है कि द स्टेट शैल नॉट, द स्टेट कैन नॉट, इस तरह का वर्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट आपसे ये काम नहीं करवा सकता है, और ये आपको कौन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, कि डीपीएसपी इज नॉन एनफोर्सिएबल बाय लॉ। नॉन एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो है ना ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं, आपके गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि अगर आपको सरकार चलानी है तो आपको ये सारे डायरेक्टिव्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये कोई डायरेक्टिव्स अगर कोई गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर पाता है और कोई सिटीजन बोलता है कि ये जो है डीपीएसपी गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है और वहां पे ये केस नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ डायरेक्टिव, ये राइट नहीं है, ये हमें राइट नहीं मिला है। और इसके पता है इसके पीछे आपने पढ़ा भी होगा कि इसके पीछे रीजन क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने एनफोर्सिएबल क्यों नहीं बनाया। बताइए, आप ही बताइए, आप सोच के कि हमने डीपीएसपी को लीगली एनफोर्सिएबल क्यों नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपने देखा है कि ये जो वर्ड्स हैं जो आपके डीपीएसपी में, दोज आर वेरी आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब क्या कि आइडियल स्टेट या आइडियल किसी नेशन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारे आज़ादी के बाद हमारे कंट्री के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, मतलब पैसा सरकार के पास नहीं था। तो जब सरकार के पास पैसा नहीं था और वो इतने बड़े बड़े बात जो डीपीएसपी में दिए हुए हैं अगर उसको इंप्लीमेंट करने जाती और अगर नहीं कर पाती और अगर लोग उन पर केस मुकदमा करने लग जाते तो उस केस में क्या होता, पूरा केओस हो जाता है। इसी कारण डीपीएसपी को जो है हमेशा नॉन जस्टिसिएबल रखा जाता है, क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए, आपको ये बोल रही है कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार फेल करती है तो उस केस में आप उसको रूल आउट कर सकते हैं, वोट आउट कर सकते हैं, अगली बार उनको वोट नहीं दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में पहुंच जाइए और बोलिए कि ये सरकार जो है ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 36 में हमने क्या देखा था कि यहां पर भी स्टेट का वही डेफिनेशन है जो पार्ट 3 में हमने देखा है, जो दैट इज इन फंडामेंटल राइट। तो सेम कंसेप्ट था। 37 में क्या था कि आपको द प्रोविजंस कंटेन इन दिस पार्ट, हमने जो बात किया कि एनफोर्सिएबल नहीं है, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन इसका जो एनफोर्समेंट है दैट इज थ्रू मॉरल इन्फोर्समेंट है। मतलब कि क्या हुआ कि आपको करना चाहिए और आपको अगर आप करेंगे तो आपको जो है जनता प्यार देगी, अगर नहीं करेंगे तो अगले बार जनता आपको हटा भी सकती है। तो दिस इज अ एनफोर्सिबिलिटी, मॉरल एनफोर्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 38 की बात करेंगे तो 38 जो है अब आपका स्टार्ट होता है डीपीएसपी, प्रॉपर डीपीएसपी जो दिए हुए। तो सबसे पहला बोलता है क्या कि आपको एक सोसाइटी बनाना है जिसमें जस्टिस हो, किस किस बेस पे जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो, और पूरे सोसाइटी में ये परमिएट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको एक सोसाइटी बनाना है, एक ओवरऑल 38 आपको बोल सकते हैं
कि अभी हम लोग देखेंगे कि 38 को हम लोग किसके अंदर कंसिडर करते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है, क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस है किस तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और आपको सबको ये बराबर देना है, ठीक है। इसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू इसमें लाया गया था कि द स्टेट शैल, यहाँ पर देख रहे हैं द स्टेट शैल, हर जगह आप देख रहे हैं शैल का वर्ड, मतलब स्टेट को ये काम करना चाहिए टू स्ट्राइव मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, एंडीवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब स्टेट को इस तरह से काम करना चाहिए कि वो मिनिमाइज करे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, एंडीवर ऑफ एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है सर्टेन बहुत रिच पीपल हो जाएं, उनका स्टेटस अलग हो जाए और बाकी लोग जो है वो बिल्कुल हमेशा गरीब ही कहलाते रहें। फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज एंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस, ठीक है। चलिए आर्टिकल 39 भी क्या था, दिस वाज अ वेरी ब्रॉड आर्टिकल, इसके अंदर भी जो है बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। पहला डायरेक्टिव क्या है आपका कि द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट, मींस ऑफ मतलब क्या हो रहा है कि जो लाइवलीहुड का जो आपका अपॉर्चुनिटीज है वो मैन और वुमेन को इक्वली मिलना चाहिए, यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी का बात हो रहा है। जेंडर इक्वालिटी आपका आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बी और सी को देखेंगे, मैंने ऑलरेडी इसको बोल्ड में और हाईलाइट करके इसलिए बताया था क्योंकि हमने जब फंडामेंटल राइट पढ़ा था आर्टिकल 31, आपको याद होगा आर्टिकल 31C जब हमने पढ़ा था तो आपको पता है, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ राइट्स को जो है जो मतलब कुछ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स, कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आज जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिया उसको सुपरसीड कर जाता है इन सर्टेन कंडीशंस। अब कौन कौन से चीज़ हैं, आर्टिकल 39 बी और सी, और बी और सी क्या है आपका देखेंगे तो बी में क्या है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। यहाँ पर बोला गया था कि जो मटेरियल रिसोर्स है कम्युनिटी का उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो कॉमन गुड को सर्व करे, ठीक है। तो यानी बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर कोई जैसे एक लैंड है, ठीक है, लैंड एक रिसोर्स है, तो सारे लोग को बांटेंगे तभी ना जाके डेवलपमेंट होगा, एक लोग को दे देंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमने देखा था कि लैंड रिफॉर्म्स जो आए थे दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 39B, ठीक है। 39C में क्या है, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। हमने देखा था कि जैसे आपको एक एग्जांपल हमने देखा था कि पहले जो आज़ादी के पहले क्या थे, जो इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास वेल्थ था, ठीक है, और उनके पास जो है आप एक तरह से बोल सकते थे आप पूरे कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को वो होल्ड करते थे, तो उसको भी हमने डिसेंट्रलाइज किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सारी चीज़ आपको 39B और 39C में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, अगेन जेंडर इक्वालिटी का बात हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ई और एफ में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बोलेंगे तो 39 जो है आर्टिकल 39 ये बहुत ही ब्रॉड है, इसमें ब्रॉड डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज है दैट इज़ कि हम लोग अपने डीपीएसपी में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 30 राइट फ्रॉम आर्टिकल 38 टू कहाँ तक, जल्दी से बताइए, लास्ट आपका कौन सा है 51 तक जो है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को डिफरेंट डायरेक्टिव्स पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन हम लोग अपने ईज के लिए, और आपको देखा भी गया होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसमें जो दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो है ये सोशलिज्म की तरफ जा रहा है। ये थॉट्स जो है गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जैसे कि आत्मनिर्भरता, ठीक है, या फिर जो है अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो उनका जो प्रिंसिपल्स था वो भी कुछ प्रिंसिपल्स जो है हमारे डायरेक्टिव्स में टर्न कर गया है। कुछ चीज़ जो डीपीएसपी में हम लोग गांधीयन थॉट्स प्रोसेस जो था उसको भी हमने इनकलकेट कर दिया है अपने डीपीएसपी में। और कुछ क्या है लिबरल, और इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मतलब क्यों कि ये जो इस आर्टिकल्स में जो डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं ये एक मोर लिबरल और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की तरफ हमें ले जाते हैं। मतलब होता है ना एक फॉरवर्ड लिविंग सोसाइटी, जैसे यूके में है, ठीक है, अगर आप यूके की बात करें तो वो सबसे इवॉल्व्ड सोसाइटी है एक तरह से आप बोलेंगे, वहां पर हर तरह का राइट्स है, हर तरह का इंटेलेक्चुअल राइट्स है, हर तरह का लिबरल राइट्स है। तो ये जो आर्टिकल है 44, 45, 48 हम लोग आगे देखेंगे, 48A, 49, 50, 51 ये किस तरफ ले जा रहा है हमें, टुवर्ड्स एन इंटेलेक्चुअल एंड मोर लिबरल सोसाइटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मकसद क्या है आज के लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डीपीएसपी हैं इनको याद कैसे किया जाए। तो याद करने का देखिए सबसे ह्यूमन माइंड जो है बहुत ही ये अनोखा चीज़ होता है। अगर मैं आपको कुछ एब्सर्ड और एक मनगढ़ंत स्टोरी बना दूँ किसी चीज़ को लेके तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रह जाता है, ठीक है। जैसे मेरे एग्जाम्पल से अपना ही बताऊँगा, जैसे बचपन में आपने शैम्पेन का
स्पेलिंग पढ़ा होगा, शैम्पेन जो वर्ड है, तो हम लोग इसको बचपन में चंपकने बोलते थे। तो चंपकने बोलने का इसका मतलब था कि आपके इसके स्पेलिंग को कभी ना भूलें। तो सेम चीज़ होता है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर कुछ एब्सर्ड चीज़ों से या कुछ रैंडम स्टोरी से जोड़ देंगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यही चीज़ आज हम लोग लेक्चर में करने वाले हैं। अब आपके पास क्या है, हमने देखा है कि हमारे सोशलिस्टिक डीपीएसपीज हैं, कुछ गांधीयन डीपीएसपीज हैं और लास्ट में लिबरल डीपीएसपीज हैं। तो सबको हम लोग पढ़ेंगे और आर्टिकल को, एग्जैक्ट आर्टिकल को कैसे हम लोग को रिलेट करना है, कैसे याद करना है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ये मैंने ऐसे किया था जब मैंने प्रिपेयर किया था। आपको जैसा इससे भी अगर कोई ईज लगता है तो आप कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बाकियों को भी बता सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। आप देखेंगे कि आपको पूरा डीपीएसपी यहीं पर याद हो जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 38 39 आपने पढ़ लिया, अभी जस्ट हमने देखा। तो ये क्या था, ऑब्वियसली हमने देखा कि हमेशा सोसाइटी और जेंडर इक्वालिटी, तो ये सब जो बेसिकली क्या है, दीज ऑल आर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा सोसाइटी में, कि जो सोशलिज्म की तरफ, जिसमें एक हिंट ऑफ सोशलिज्म होता है। सोशलिज्म किसका बात करता है कि सोसाइटी के पास जो है सारा कंट्रोल होना चाहिए और सोसाइटी जो है वो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है आपको आर्टिकल 38 और 39 में देखने को मिलेंगे। इसी कारण हम लोग इनको सोशलिस्टिक वाले कैटेगरी में रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि दिस इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दिस इज गांधीयन प्रिंसिपल एंड दिस इज लिबरल प्रिंसिपल। ये सिर्फ हमारे ईज के लिए है और हमने पढ़ते पढ़ते एक निकाल लिया एक तरीका और देखने को मिलता है, तो आपको अब समझ में भी आएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग का बात हो गया 38 39 हमने पढ़ लिया। अब आता है 39A। 39A जो है आप कैसे याद रखेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अब मैं बताने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से इसको याद किया था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कोई नया तरीका अच्छा लगे तो उससे आप याद कर सकते हैं। देखिए, 39A जो है वो बात करता है, मैं जो है अभी मैंने नहीं पढ़ा है इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं अबाउट फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में आपको पता है लीगल सिस्टम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप एक वकील को हायर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप पैसा देते हैं तो अगर जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हमारे सेक्शन जो सोसाइटी के हैं वो कभी भी एक वकील को हायर नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी लीगल सर्विसेज जो है वो नहीं अवेल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में सरकार का ये बनता है कि आपको एक वकील प्रोवाइड करे। अब इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज फ्री लीगल एड। तो एड से याद रखिए, एड से ए, हम मैंने 39A को याद किया है एड से। एड किसके बारे में, फ्री लीगल एड। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है नालसा एक्ट है, ये सब एक्ट जो है गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। तो ये आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 39A इज ऑल अबाउट एड। एड से याद रखिए एड, 39A, ए इज फॉर एड, और एड आपको याद आएगा, अच्छा फ्री लीगल एड। ठीक है, तो मतलब जस्टिस, लीगल एड, इस तरह से रिलेटेड आपका 39A है। एग्जैक्ट वर्ड आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल में एक्चुअली दिया हुआ क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 40। अब 39A के बाद जो नेक्स्ट सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, 40 हम लोग यहाँ पर स्किप कर दिए क्योंकि 40 हम लोग देखेंगे किसी और में दिया हुआ है। अभी हम लोग पढ़ते हैं 41। ठीक है, 41 में अगर आप देखेंगे, लेकिन हम लोग जब बाद में रिवाइज करेंगे ना तो सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको कैटेगराइज करके पढ़ें क्योंकि आपको एक बार याद हो जाए। अब देखिए 41 की बात करेंगे तो 41 को हम लोग एक, आप 41 है हिंदी में क्या बोलते हैं, 41। 41 मैंने जैसे याद किया आपको बता रहा हूं, 41। 41 मतलब कि एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा मैंने याद किया है। तो यहां पर क्या है कि इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, मतलब अगर आपका डिसेबिलिटी हो जाता है, अगर आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो आपको कोई साथ नहीं देता है, आपका उस समय साथ देगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है आपको उस समय साथ देगा और आपको वर्क देगा, एजुकेशन देगा, पब्लिक असिस्टेंस देगा। तो इस तरह से मैंने याद किया है। 41 से मैंने याद किया 41। 41 से मतलब एकमात्र सहारा, और एकमात्र सहारा मतलब वो है गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आप भी कुछ नया स्टोरी बना सकते हैं, मैंने इसको ऐसे याद किया। चलिए 42 को देखें, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। देखिए 42 को आप अगेन जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, 42 बोलते हैं। 42 से मैंने याद रखा है बेकार। बेकार मतलब क्या हुआ कि बेकार वर्क कंडीशन। अगर आपका बेकार वर्क कंडीशन है तो अगेन दिस इज नॉट जस्टिशिएबल और इसको हम लोग को हटाना है। तो क्या करना है, ह्यूमन कंडीशन लाना है, एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा कंडीशन, हेल्दी कंडीशन दे पाए। दूसरा, अगर वुमेन है तो उनको मैटरनिटी मतलब जो रिलीफ दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है, वो दिया जाए। ठीक है, तो 42 इज बेकार। बेकार से आप याद रखते हैं बेकार वर्क कंडीशन। बेकार वर्क कंडीशन को सुधारना है तो हमें ह्यूमन कंडीशंस लाना है और मैटरनिटी रिलीफ भी देना है। ठीक है, चलिए 43 से मैंने याद किया है 43। तीन याद हुआ, तीन से समझिए, 3 मतलब हुआ 3 टाइम का खाना। 3 टाइम का खाना आपको मिलना चाहिए।
क्योंकि किसी भी ह्यूमन को 3 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात आता है लिविंग वेज, अगर आपको एक लिविंग वेज मिलता है तो आप 3 टाइम का खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, तो आपको 43 से याद रखना है, 43 से आप 3 याद रख सकते हैं, 3 से आप क्या याद रख सकते हैं, 3 टाइम का खाना, और आप लिविंग वेज आपको मिलेगा, तभी आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा। अगेन मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से याद करिए, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 43A से अगेन मैंने याद किया है, 43A तो आपका है ही, ए से याद किया है, यहां पर जैसे एड था, यहां पर मैंने याद किया है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर देखिए टू स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखिए वर्कर लोग जब भी एक इंडस्ट्री को मैनेज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, थ्रू एसोसिएशन करेंगे, कुछ वर्कर एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये एसोसिएशन जो है मैं 43A से याद रखता हूं कि 43A इज ऑल अबाउट एसोसिएशन फॉर्मिंग, कि वर्कर जो है वो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री करें, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 47। अब आ गया 47 क्या है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। अब देखिए यहां पर मैंने याद किया 47 से मैंने याद किया, कैसे याद करूं, अगेन एब्सर्ड स्टोरी बनाना है तभी याद रहेगा। 47 का मतलब क्या हुआ, 47 आपको पता है AK-47 इज अ वेरी लीथल वेपन, ठीक है। और इस 47 को चलाने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या, आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप कमज़ोर होंगे तो आप कभी भी इस गन को नहीं चला पाएंगे, आप आर्मी में नहीं जा सकते, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो इसी कारण आपको हमेशा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अपना ऊपर रखना है। तो मैंने 47 से याद किया है कि आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है, ठीक है। अगेन आप कुछ और सोच सकते हैं, मैंने जैसे याद किया आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं, हमने पढ़ लिया सोशलिस्टिक, अब आ जाते हैं गांधीयन। तो 40 से याद कैसे मैंने याद किया 40 से, तो यहाँ पर क्या है देखिए विलेज पंचायत की बात होती है, जो हमने देखा है ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत इनका काम हो, और ये सब जो है गांधीयन के अंदर आते हैं, क्योंकि गांधी जी जो है आपको पता है इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन सारे प्रिंसिपल्स पे बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला था कि जैसे कि हमारा पंचायत सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमारा लोकल गवर्नेंस सुधरेगा, तो ये सब बात उन्होंने किया है। तो ये सारे आप देखेंगे, सारे प्रिंसिपल जो है वो गांधीयन थॉट पर ही बेस्ड है, ठीक है। लेकिन अब हमें याद कैसे करना है, देखिए 40 के बारे में बात हुआ है, तो 40 से मैंने याद किया है कि अली बाबा और 40 चोर जो थे, कहानी है बहुत पुराना याद है। तो वो बेसिकली जो है कहीं गाँव में जाते हैं, रहते हैं, तो गांव से रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो मैंने इस तरह से याद किया, अच्छा 40 मतलब वो गांव में कहीं पे छुप गए हैं, और उनका जो है वो किससे रिलेटेड होगा, जनरली गांव का बात आएगा तो वहाँ पर पंचायत से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगेन दिस इज़ अ वेरी एब्सर्ड स्टोरी, लेकिन फिर भी इसी तरह से आप याद, और आपको इस लेक्चर के बाद डेफिनेटली ये बात याद रहेगा जो मैंने बताया, क्योंकि एब्सर्ड थिंग्स जो होते हैं वो माइंड को ज़्यादा याद रहते हैं। अगर आपको जो कुछ मैं बहुत एक तरह से मतलब सेम पैटर्न का चीज़ अगर बता दूं तो आपको कभी भी याद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे आपको 40 बोलूँगा तो हमेशा आपको 40 चोर से याद आएगा कि 40 चोर गांव में छुपे हैं, गांव में क्या होता है, पंचायत। तो 40 इज ऑल अबाउट पंचायत, ठीक है। 43 की बात करें तो प्रमोट कॉटेज इन, अभी देखिए 43 को हमने यहाँ पर भी देखा था कि 3 टाइम का खाना मिलना चाहिए। 43 में एक और प्रोविजन भी क्या है जो कि बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल को करता है, तो आप बोल सकते हैं 43 जो है वो कुछ पार्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का भी है और कुछ गांधीयन का, मतलब दोनों चीज़ है इसमें। तो 43 में एक क्या बोलता है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, यहां पे आपको बोला गया है कि आपको कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करना है, ठीक है, गांव में सेटअप करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए गांधी जी ने भी याद किया था कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में उन्होंने बोला था कि यही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हमारे कंट्री बनेंगे। तो इसी कारण यहाँ पर जो आपको प्रमोशन करना है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी आपके आर्टिकल 43 में, तो आपको याद कर लेना है। 43 में क्या है, 3 टाइम का खाना मतलब लिविंग वेज, उसके बारे में बात हुआ है। दूसरा क्या है, 43 आपको कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने के लिए बोलता है, ठीक है। 43B से बात करें तो बी से क्या है, यहाँ पर देखिए अब आपको इसके लिए कुछ नहीं बना है, फिर आप याद कर सकते हैं कि 43B जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, ठीक है। और ये आपको बहुत लेटर ऑन ऐड किया गया था, आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। एक बार आप इसको चेक करके जरूर बताएं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 91st या 97th है, ठीक है, दोनों में से कोई है। तो आपको 97th नहीं होगा, 91st ही होगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लाया गया था, या 93rd से, जिसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये बहुत लेटर ऑन ऐड किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को DPSP के अंदर भी डाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने याद किया कि 43B इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। चलिए 46 की बात करें तो अगेन जो है ये क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ
SC and STs, ठीक है। तो अब इसके लिए भी, अब क्योंकि बाकी मुझे याद है तो 46 भी मुझे ऐसे याद था कि 46 इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and STs। तो यहाँ पर जो है मेनली SC/ST का प्रमोशन और वीकर सेक्शन के प्रमोशन के लिए जो है आर्टिकल 46 है। अगेन देखिए 47 की बात आती है, अभी हमने जस्ट एक स्टोरी बनाया था कि AK-47 चलाना है तो आपको ताकत चाहिए, ताकत के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। अगेन है कि 47 में दूसरा पार्ट क्या है कि आपको कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मतलब लीकर कंजम नहीं करना है। स्टेट को इस तरह से रोकना है कि हमारे कंट्री में लीकर जो है वो उसका कंजम्पशन मिनिमाइज हो, और ये इंजूरियस टू हेल्थ होता है, क्योंकि गांधी जी भी बोलते थे कि वो जो है दारू पीना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 47 से अगर हम लोग जोड़ें तो 47 हमने AK-47 से जोड़ा था, तो AK-47 से कैसे जोड़ा कि या तो आपको ताकत चाहिए चलाने के लिए, और अगर आप लीकर भी पीते हैं, अगर आप नशे में रहते हैं तो भी आप गन अच्छे से नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण आर्टिकल 47 और AK-47 को हम लोग इक्वेट करके इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। 48 में आ जाते हैं। 48 क्या है, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, काव्स एंड अदर मिल्स। अगेन दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी जो थे वो अगेंस्ट थे स्लॉटर ऑफ काउज, तो इस चीज़ को अभी डाला गया आपको किसके, आर्टिकल 48 में, ठीक है। चलिए, जो चीज़ के लिए याद करने के लिए मतलब कुछ स्टोरी बनाए वो आपको बता दे रहे हैं, जिसके लिए नहीं बनाए आप खुद बना सकते हैं। ये आपको इतना पता है, आप इतना पढ़ लिया, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको एक स्टोरी बना सकते हैं, रैंडम स्टोरी की आपको याद रहे, ठीक है। 44 की बात करें, देखिए 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब आप 44 को देखिए, 44 इज अ वेरी यूनिफॉर्म नंबर, एक बहुत यूनिफॉर्म नंबर है, 2 4 है, तो यानी यहाँ पे बोल सकते हैं 44 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस इस तरह से याद कर लीजिए। 45 क्या है, 45 है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पर क्या है, देखिए आपको याद है, आपने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन में कि आपको 6 से 14 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, और 6 से पहले मतलब आप बोल सकते हैं 1 से 5 तक, या जब भी मतलब 6 का कंप्लीट होने से पहले तक आपका जो है उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो 45 से 5 से मैंने याद किया है कि 5 साल की उम्र तक आपको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो किसके पास दिया गया है, वो दिया गया है आपके स्टेट को करना पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ DPSP, ठीक है। तो 45 मैंने ऐसे याद किया है। 48 अभी हमने जस्ट देखा कि काउ स्लॉटर को रोकना है, काउ स्लॉटर को रोकना है, तो अगर आपको काउ को बचाना है तो आपको पता है उनको कुछ खाने के लिए भी देना पड़ेगा, तो इस तरह से मैंने याद किया कि एनिमल हस्बेंड्री आपको प्रमोट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज करना है, एक दूसरे से रिलेटेड है 48 का दोनों पार्ट, ठीक है। एक है काउ स्लॉटर को रोकना है, अगर काउ स्लॉटर वैसा मिल्च ब्रीड को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें अपने यहाँ एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ये जो है आपके 48 में दिया हुआ है। अगेन 48A जो है वो क्या है, लेटर ऑन इसको भी इंक्लूड किया गया, इसमें क्या है, टू प्रोटेक्ट इंप्रूव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। 48 अगेन देखिए ये सारे चीज़ एक ही जैसे मिलते हैं ना, 48 में आपको एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रहा है, 48A में किसके बारे में बात हो रहा है, इन्वायरमेंट, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज आप लगा सकते हैं कि 48 में क्या दिया हुआ है, 48 में क्या दिया है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सारे DPSP को आर्टिकल वाइज इसलिए याद कर लें क्योंकि अगर आप कभी मेंस का भी एग्जाम देते हैं तो आपको जैसे अगर फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री पर कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एज अकॉर्डिंग टू DPSP आर्टिकल 48 वी शुड प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री, तो या इससे आपका आंसर इंप्रूव होता है और एग्जामिनर को लगता है कि आपको एग्जैक्ट आर्टिकल याद है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा हर तरीके से, तो इसी कारण आप आर्टिकल वाइज इसको जरूर याद करें, ठीक है। चलिए 49 में आते हैं याद करने का तरीका। यहाँ पर है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट। अब देखिए 49 को अगेन हिंदी में क्या बोलते हैं, 49। 49 से मैंने ऊंचा याद रखा है। ऊंचा मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कुतुब मीनार हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनका क्या है कि ये जो कि आर्टिस्टिक हैं और हिस्टोरिक इंटरेस्ट दोनों है, तो इनको बचाना सरकार का काम है। अब यहाँ पर जाके कोई लिख देता है कि सुमन लव्स राज, इस तरह का आपने देखा होगा कि दिल बना के जो है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह का लोग को नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, ये ऊंची इमारतों को, ये ऊंचे फोर्ट्स को हमें बचाना है, और ये कैसे करना है, थ्रू आर्टिकल 49। और आर्टिकल 49 में क्या है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है। 50 में आ जाइए। चलिए अब 2 बस लास्ट में बचा है, 50 एंड 51। तो 50 क्या है, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपको पता है हमारे यहाँ पहले अंग्रेज के समय क्या होता था कि जो आपको पता है कॉर्नवालिस के पहले भी, अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव जो थे आपके, जो डायरेक्टर्स होते थे वही जज भी होते थे। मतलब वो क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव को जो मर्जी आया विदाउट लीगल प्रोसीडिंग कुछ भी आपको सजा सुना दिया कि आपको 50 साल का सजा मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करना है, मतलब जुडिशियरी अलग काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा। तो आपको पता है जैसे बेसिकली जिसके में CRPC का बात होता है कि आपको एक प्रोसीजर के थ्रू चलना है, लीगल प्रोसीजर के थ्रू चलना है। ऐसा नहीं है कि आज आपको सजा मिला है, आपको मतलब आज आप पकड़ाए हैं, आपको सजा सुना दिया गया 50 साल का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने याद किया आर्टिकल 50 इज ऑल अबाउट, ठीक है, क्या, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
51 क्या है, लास्ट है कि आपको इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना है, ठीक है। 41 या 51 से आप याद रख सकते हैं, अगेन सोसाइटी इज़ वन, मैंने याद किया वर्ल्ड इज़ वन, वर्ल्ड इज़ वन, तो वर्ल्ड इज़ वन को क्या करना है, तो आपको डिस्प्यूट्स हटाना है, इंटरनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हटाना है, सिक्योरिटी और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए हमने बहुत जल्दी से पढ़ लिया, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सारे आर्टिकल्स का। 38 आपको क्या है, जल्दी से बताइए। 38 इज ऑल अबाउट जस्टिस, हमने देखा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। 39 में हमने बात किया, बहुत सारा प्रोविजन है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, ABCDE है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बात हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हुआ है, और किसके बारे में बात हुआ है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। चलिए 40 में हमने क्या पढ़ा था, 40 में पढ़ते हैं। 40 में अली बाबा 40 चोर, 40 चोर कहाँ थे, गांव में, गांव में क्या होता है, पंचायत, इस तरह से याद हो गया। 41 में क्या था, एकमात्र सहारा, 41 में था 41 एकमात्र सहारा, मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी आपको, सॉरी एक 39 ए छूट गया, ए मतलब लीगल एड, ठीक है, आपको बताना है, कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर। 40 हो गया। 41 के बारे में क्या था, 41 में था, हमने सीखा कि अगर आप ओल्ड एज हो जाएंगे तो एकमात्र सहारा गवर्नमेंट रहेगा, तो आपको जो है इस तरह से याद रखना है। 42 मतलब 42 मतलब बेकार वर्क कंडीशन में काम नहीं करना है, तो ह्यूमन वर्क कंडीशन होना चाहिए, और मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। 43 में हमने पढ़ा था 3 मतलब 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना मतलब लिविंग वेज आपको होना ज़रूरी है। 43A में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए। ए में हमने पढ़ा था कि आपको एसोसिएशन बनाना है, अगर कोई मतलब जैसे कि कोई कंपनी है उसमें मैनेजमेंट करना है वर्कर्स को, तो वो थ्रू एसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या है 43A क्या है कि प्रमोट दी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ अ इंडस्ट्री या फैक्ट्री, ठीक है। तो ये 43A में। 44 में क्या है, बराबर है, यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 45 के बारे में क्या था, जल्दी से बताइए। 45 में हमने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECE के बारे में बात हुआ था, क्योंकि हमें पता था 6 साल के बाद जो है वो आपका राइट टू एजुकेशन के अंदर आ जाता है। 46 में क्या था, अगेन था प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC/STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। 47 में क्या था, अब देखिए ये अब मुझे याद है, मैं इसी कारण बोल पा रहा हूँ, अगर आप 2-3 बार खुद पढ़ लेंगे तो खुद भी याद हो जाएगा। 47 में हमने क्या बोला था कि AK-47 चलाना है तो उसके लिए चाहिए पावर के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू क्रिएट करना है पूरे सोसाइटी का। और दूसरा कि लीकर भी पीकर आप AK-47 नहीं चला सकते हैं, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 48 में क्या था, आर्टिकल 48 में था कि स्लॉटर आपको रोकना है, स्लॉटर रोकना है, और स्लॉटर रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना पड़ेगा। दीज बोथ आर इन आर्टिकल 48। और 48A में हमने क्या देखा था, आपका जो है यहाँ पर जल्दी से देखिए, 48 में क्या था आपका, टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का इम्प्रूवमेंट करना है। 49 में क्या कहता है, 49 मतलब ऊंचे इमारत को बचाना है, हमें क्या करना है, फोर्ट्स को बचाना है। तो यानी जो भी आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का जो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स, आपको पता है इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम लाया, जैसे अपना धरोहर, हृदय स्कीम, ये सारी चीज़ क्या है कि जो मॉन्यूमेंटल, जो आर्टिस्टिक और एंशियंट हैं उनको प्रमोट, मतलब उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। 50 वॉज क्या था, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, पता है एक लॉ मतलब CRPC के थ्रू चलना है, CPC के थ्रू चलना है, कि एक प्रोसीजर के थ्रू चलना है हमें लीगल सिस्टम में। 51 वॉज था टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। इसके अलावा एक 43B था, आपको पता है 43B वॉज ऑल अबाउट क्या चीज़ के बारे में था, जल्दी बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो अब आपको एक जल्दी से हमने रिवीजन करा दिया, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, आपको फिर से एक बार इस लेक्चर को देखना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है, कुछ याद रखने के लिए आप कुछ और स्टोरी बना सकते हैं, तो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।